आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं सुमित्रा जैन। सुमित्रा जी कांग्रेस में सचिव रह चुकी, महिला मोर्चा में रह चुकी आप, महिला वुमेन सेल्स में। किस तरह से, थोड़ा सा हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को आप अपना परिचय कराएं। मैं श्रीमती सुमित्रा जैन, मैंने कांग्रेस में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से काम करना चालू किया 98 से, और आज तक मैं जो काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए, उसमें सबसे बड़ी मेरी गुणनी मैया गिरिजा व्यास जी रही। अच्छा। उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाकर और सामाजिक सरोकार और कांग्रेस के साथ जोड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। कब से आप कांग्रेस ज्वाइन किया और कब से कौन कौन से पोस्ट पे रहे हैं, कौन कौन से पदों पे रहते हुए क्या क्या सर्व किया? जन्मजात कांग्रेसी हूँ। हाँ, लेकिन किस तरह से आप बता रहे हैं जन्म, जब जैसे आपके? मेरा जन्म ही एक कांग्रेस परिवार में हुआ, मानक चंद जी सोगानी के परिवार में मेरा जन्म हुआ। जी। तो हम तो सब कांग्रेसी हैं। हाँ। और उसके बाद शादी होने के बाद हाँ जब मैं पाली पहुंची जी, और उसके बाद 98 में हम गिरजा जी से मिले और एक पारिवारिक संबंध था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, क्योंकि परिवार से दूसरा कोई मेंबर था नहीं राज्य में। जी। तो उस हिसाब से मैं जब गिरजा जी से मिलने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गई, और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस ने मुझे इतना सब कुछ एक साथ दे दिया कि मुझे उसी दिन वहाँ बैठाकर, जिसको कि एप्लीकेशन लिखना नहीं आता कि किस तरीके से अप्लाई किया जाए, और उन्होंने हाथों हाथ एप्लीकेशन लिखाकर मुझे जो जिलाध्यक्ष बनाकर पाली के अंदर जो भेजा, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और पाली की जनता ने मुझे सिर पर बिठाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं पाली जिले वासियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जैसे आपने कहा कि जैसे कांग्रेस ज्वाइन की आप जिला अध्यक्ष बन गई, वुमेन सेल्स की बात कर रही हैं? वुमेन सेल्स की। वुमेन सेल्स में, तो वुमेन सेल्स में जिला अध्यक्ष बन गए, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई। किस तरह से आपने जिम्मेदारी को निर्वहन किया, किस तरह से आप? मैंने शुरू से बूथ लेवल से काम चालू किया। हाँ। हमने सारी महिलाओं के वार्ड पंच बनाए, जी। बूथ अध्यक्ष बनाए, जी। और सारी महिलाओं को साथ लेके, पूरे जिले की महिलाओं को साथ लेके हमने काम करा। और उसी हिसाब से कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट हमारे खड़े हुए, चाहे नगर परिषद में हो, नगर पालिका में हो, उनके साथ मिलकर हमने कांग्रेस की सीटों को जिताया। और ग्रास रूट से जो ग्रामीण महिलाएं हमारे घर में रहती थी, हमने उनको निकाल कर वहाँ का बूथ अध्यक्ष बनाया। कारण कि अगर महिलाओं को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत अच्छे से काम करती है। महिलाओं की जिम्मेदारी एक चूल्हे से चालू होती है, और महिलाएं चूल्हे तक पहुँच सकती है। आप पुरुष होकर एक आदमी एकदम अंदर नहीं घुस सकता। घर के अंदर की बात कर रहे हैं, एंट्रेंस इजी होती है महिलाओं की। महिलाओं को समाज, भगवान ने ऐसी सृष्टि रचना की है कि वो महिलाओं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है। जी। तो आपने कहा जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद कौन कौन सी पोस्टों पे रहे? मैं जिलाध्यक्ष रही 4 साल से। चौथे साल में मैं प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव बनी। उसके बाद मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बनी। और उपाध्यक्ष बनने के 3 टर्म में मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। और उसके साथ में मैं पीसीसी मेंबर भी रही। पीसीसी मेंबर रहते हुए मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का बूंदी से जो हमारे विधायक हरिमोहन जी शर्मा, उन्होंने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया। तो मैं 4 टर्म से जिला उपाध्यक्ष भी जिला कांग्रेस कमेटी में भी रही, और प्रदेश उपाध्यक्ष में दोनों पद मेरे साथ में रहे। तो जिले में मेन कांग्रेस से जुड़कर भी मैंने काम किया, और प्रदेश के अंदर भी मैंने काम किया। उदयपुर की मैं प्रभारी भी रही, मेन कांग्रेस से सचिव भी रही। सचिव पायलट जी के साथ में मैंने सचिव पद पर काम किया। सचिव पायलट जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे उदयपुर संभाग का प्रभारी बनाया और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। हमने उसके बाद उदयपुर से काफी सीटें निकालने में हमने सक्षम भी रहे, और बड़े प्रोग्राम भी करवाए हमने उदयपुर में। जी। आपने बताया अभी बातों में कि आप जन चेतना मंच में भी आप अध्यक्ष हैं। जन चेतना मंच। हाँ, तो वो किस तरह से काम करता है जन चेतना मंच? जन चेतना मंच हम महिलाओं को कैसे घर से बाहर निकाल कर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। हम जन समाज और वैश्य समाज एक ही तरह से एक ही है। जन समाज की महिलाएं राजनीति शब्द सुनकर ही बाहर नहीं निकलती। तो हमने उनको एक जैन चेतना मंच का एक स्टेज दिया ताकि वो जैन समाज से जुड़े और एक स्टेज पे आकर
पब्लिक के अंदर सामाजिक सरोकार का काम करें। जी, अभी जैसे हाल फिलहाल लास्ट टाइम पे मोदी जी ने रिसेंटली महिलाओं पे 33% आरक्षण का बिल पास करा है। किस तरह से देखते हैं, क्या मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे कांग्रेस में होते हुए? देखिए, जो काम अगर कोई अच्छा करता है उसके लिए तो आभार के पात्र हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हाँ। इन्होंने महिलाओं को 33% दिया है। हाँ। लेकिन 33% देने के बाद महिलाओं को दे का रहे हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है कि महिलाओं को इतना कुछ मिला नहीं है। 33% नहीं मिला, वो बात अलग है। आज 70 साल बाद भी महिलाएं 33% की ओर देख रही है। मैं समझता हूँ कि जहाँ 50% हिस्सेदारी है, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से तो बहुत कुछ अच्छा है 33%। हाँ, तो उसके लिए हमने उनका आभार प्रकट किया है। हाँ, तो आप किस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं, क्या दिनचर्या रहती है? फिर संगठन पे भी बात करेंगे आपके साथ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। हाँ। मैं मेरे घर में मंदिर बना रखा है जी। 7:30 तक पूजा पाठ करके टीवी अगर देखते हैं जी, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपने काम पे निकल जाते हैं। हाँ। हम उस दिन के सारे पॉइंट्स लेते हैं। जी। एक तो मैं वुमेन कमीशन की भी मेंबर हूँ। हाँ। मंडे ट्यूसडे में जयपुर आती हूँ। जी। यहाँ पे हमारे पूरे राजस्थान से जो महिलाएं आती हैं, जी। उनकी जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई के साथ में हमारी चेयरपर्सन रेहाना रियाज जी के नेतृत्व में हम जी। 3 मेंबर है, जी। सुमन यादव और अंजना मेघवाल जो जैसलमेर से, सुमन यादव यहाँ से। जी। वहाँ पे हम वही निस्तारा करते हैं। हाँ। और हम घर तोड़ने की बजाय हम वहाँ घर जोड़ने की बात करते हैं और समझाइश। किस तरह की समस्याएं आती है? जैसे आपने कहा कि वुमेन्स उसमें भी आप मेंबर हैं, किस तरह की क्या समस्याएं आती है? हमारे साथ ये आ रही है कि जो मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चों में एजुकेशन आया है और ये लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे जी। रह रही हैं, हाँ जी, उससे थोड़ा हमें बहुत नुकसान पहुँचा महिलाओं को परिवार को भी नुकसान पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं टूटने लगे हैं। शादीशुदा तो क्यों नहीं इसके खिलाफ क्यों बड़ा आंदोलन किया जाए? क्योंकि सरकार तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके प्रेशर में आके इस तरह की चीज़ें कर देती है, लेकिन क्या आपकी हमारी संस्कृति को वो सूट कर रहा है? क्या हमारी संस्कृति को वो सूट नहीं कर रहा है? हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हम अवहेलना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं, कानून तो बनाया जा सकता है ना, कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो वहाँ पे रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि युवा एक ऐसी अवस्था होती है आजकल, जो बच्चियाँ और बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और उस दौरान कोई ना कोई एक टाइप का आप बोलें एक लाइफ अलग होती है उस समय के, और जब मतलब जीवन में देखते हैं तो वो लाइफ अलग होती है। तो किस तरह से मतलब इसको ना तो मतलब इस तरह विरोध भी नहीं हो, लेकिन किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? मैं तो कहना चाहती हूँ मेरी मातृशक्ति को कि जब हमारी बच्चों को हम घर से अच्छे संस्कार दें तो ये नौबती आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि हम परिवार के साथ बैठते नहीं है, बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो माँ की इसमें अहम भूमिका है। अगर बच्चों को समझाया जाए तो इससे रुक सकते हैं, क्योंकि आज बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से ज्यादा बच्चियाँ पढ़ रही हैं। अब होता क्या है कि जब टीनेजर होती है बच्चा, तो लड़के भी टीनेजर होते हैं, इतनी समझ नहीं होती, वो उस पगडंडी पे चल तो जाते हैं, लेकिन बाद का भविष्य नहीं देखते कि भविष्य क्या होता है। उसके बाद जो महिलाएं, मैं महिलाओं के इसमें विरोध में भी बोलूंगी कि जो लड़कियां पहले तो साथ में रह जाती हैं, रहने के बाद जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है और उसी लड़के पर वो रेप का आरोप लगाती हैं, वो हम उस चीज को गलत मानते हैं। हम हमारे आयोग के अंदर भी उस चीज को गलत मानते हैं, लेकिन हम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। उसके अंदर हम उस आईओ को भी बुलाते हैं, फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं और सारे तथ्यों के आधार पर ही हम कोई कार्रवाई करते हैं। किस तरह से कितने % केस आ रहे हैं इस तरह के जो लिविंग रिलेशनशिप वाले, किस तरह के मतलब परसेंटेज के केस आते हैं हमारे पास? अच्छा, मतलब मेजर ये केस आ रही है, और उसमें मेजर केस के अंदर तलाक के भी बहुत आ रहे हैं। तलाक आपको बताऊं बहुत छोटी छोटी बातों पे हो रहा है आजकल, छोटे डिस्प्यूट, ईगो मेजर हो गया। बच्चे पढ़ते हैं दोनों बराबर के, लड़की तो काम करना नहीं चाहती, लड़का भी चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि काम भी तो बराबर करें, लेकिन घर आके महिलाओं जिस तरीके से महिलाएं काम करती हैं वो भी करें, तो उसमें थोड़ा सा ईगो स्ट्रक्चर, तो उसको भी हम समझाइश करके उसको। तो ईगो का प्रॉब्लम मैं समझता हूँ तलाक में ज़्यादा हो रहा है, ईगो का और पेरेंट्स का इंटरफेयर। तो वापस लिविंग रिलेशन पे आते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को सोल्व करना चाहिए? कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ पेरेंट्स को गाइड किया जाए, समाज में भी इस तरह की कुछ गाइडलाइन जारी की जाए, काम कर रहे हैं, कोई सेमिनार वगैरह की जाए। जैन चेतना मंच भी कर रहा, महिला आयोग भी जहाँ जाता है हमारे सेमिनार सुनते हैं। जैन समाज ने इसके लिए मुद्दा उठाया है, पाली से भी चालू किया है 3 महीने पहले ही।
कि हम जो स्कूल और कॉलेज में हैं हाँ। वहाँ पे हम सेशन ले रहे हैं, एक पीरियड का कलेक्टर से परमिशन लेके एक पीरियड के अंदर हम वहाँ बच्चियों को जो 18 साल की हैं हाँ। और बच्चे जो 18 साल के हो हाँ। उनके एक सेशन लेके बच्चों को इसकी अच्छाई और बुराई हाँ। दोनों बता रहे हैं। उससे हमें थोड़ी उपलब्धि मिली है कि कई बच्चों के हमारे पास पर्सनल फोन इनपुट्स भी आते हैं, कई इनपुट आया है कि कई बार मेरे पर्सनल फोन पे भी फोन कर देते हैं हाँ। कि मैडम मेरे से गलती हो गई, अब मैं इसको कैसे रिजोल्व, तो क्योंकि समस्या से निकल नहीं पाते बच्चे या बच्ची उस समय डर जाते हैं कि कैसे, डर जाते हैं, पेरेंट्स से डर। इसके लिए भी मैंने मेरे घर में काउंसलिंग रूम बनाया है, बहुत बढ़िया, ताकि ऐसे बच्चों को हम बहुत प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। कर। तो आपने कहा 18, मैं समझता हूँ ये उम्र अब 16 पे हो जानी चाहिए काउंसलिंग की, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए कि। और काउंसलिंग तो एक पॉइंट मैं और उठाना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ उन चीज़ों पे भी अभी समाज में भी खुल के बात होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन वो एक इम्पोर्टेंट है, चाहे बच्चों के लिए हो, बच्चियों के लिए हो, या कैसा भी हो, कि जो 16 साल के या बच्चे हो गए हैं उनको सेक्स एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि अगर अवेयरनेस, जब एजुकेशन आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ रिजोल्व हो जाती है। नहीं, अभी उस पर काम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, हाँ। उनको बैड टच, गुड टच, इसके बारे में भी हमारी जानकारी दी जा रही है जी। तो पाली में हमें सामाजिकता से काम चालू कर दिया, और सभी जगह हो गया है, सभी जगह, हाँ सभी जगह हो रहा है, सभी स्कूलों में हो चुका है। हाँ। मैं काफी स्कूलों में गई हूँ राजस्थान के, सब स्कूलों में हो चुका है, और वो नर्सरी से बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट अब धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आ रहा है, एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अच्छा, जो महिलाओं में अवेयरनेस पहले से ज्यादा आई है, बेटर आई है, क्योंकि वो प्रोफेशनली अवेयर हो गई है, और इन सारी चीज़ों से अब वो एक टाइम चलता है ना, कि वो दौर चल रहा है हिंदुस्तान का, हाँ। कि एक जो प्राचीन संस्कृति है उसको अडॉप्ट करना, और वापस उसको अपने मतलब जो सनातनी संस्कृति है उसको जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके पेन पॉइंट समझ गए हैं। परिवार नहीं रहेगा तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारी पूरी लाइफ स्ट्रगल करना होगा, और जो परिवार का साथ मिलता है शायद वो उस लेवल पे, हाँ, परिवार का जो साथ मिलता है वो तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। अच्छा, तो किस तरह से आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप मैं समझता हूँ 15-20 साल से तो एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, किस तरह से देखते हैं जो सचिन पायलट और आपके गहलोत साहब में जो तूतू में हुई सरकार में रहते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया उसके अपनी मंत्री पद से, किस तरह से देखते हैं वो रिजाइन करना, और फिर वो उनका रुझान कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ हो गया, फिर वो तोड़ के जा रहे थे, फिर गहलोत जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की, और सरकार को गिराने के दौरान ही गहलोत जी ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि नालायक है, निकम्मा और समथिंग, इस तरह के वर्डिंग यूज किया। क्या किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, हाँ। और परिवार में उठा भटक तो चलती रहती है, ये हमारे विचारों का आदान प्रदान का थोड़ा सा था ऐसा। और सचिन जी कभी बीजेपी में नहीं गए, न कभी जाएंगे, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। ठीक है, बड़े से मनमुटाव हो जाता है तो उठ के चले जाते हैं, घर में भी हम कमरे में बंद हो जाते हैं, उसी तरह सा थोड़ा एपिसोड हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब चीज़ें हैं अच्छी। और आप अशोक जी के लिए जो बोल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत अब बड़े हैं, बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को डांट देते हैं, उस चक्कर से निकम्मा नालायक निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों मिलकर हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और आप अभी उदाहरण देख लीजिए कि लोकसभा में दोनों ने मिलकर काम किया, सारे कार्यकर्ता एक हुए, तो हमें 11 सीटें मिली। आपने बहुत बढ़िया बात कही, 11 सीटें मिली आपको। किस तरह से देखते हैं 11 सीटें आई, क्या 11 आप संतुष्ट हैं? और दूसरी चीज़, बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अफवाहें फैला के आरक्षण के मुद्दे पे अफवाहें फैलाई गई, जातिगत जनगणना पे अफवाहें फैलाई गई, और कि ये देश का संविधान बदल देंगे, इस तरह की अफवाह फैला के कांग्रेस ने ये सीटें मिली है ऑल ओवर इंडिया में। अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो आपका किस तरह से, क्या राय है आपकी? क्या ऐसा कोई आरोप नहीं है। देखिए, अपोजिट पार्टी है तो वो क्वेश्चन तो उठाएगी। हाँ। संविधान बदलने के लिए, संविधान में जो कुछ बदलने जा रहे थे उसके बारे में जरूर बोला कि अगर इस टाइप से होता है तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो ये अफवाह नहीं है, हकीकत बताइए। राहुल गांधी ग्रास रूट से उठकर, जमीन से उठकर काम कर रहे हैं, और वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे। मजबूत की स्थिति देखिए, हमारे पहले से कितने MP ज्यादा बढ़े।
हाँ, पहले 25 की जगह अब 11 आ ही गए ना, 11 प्लस, मतलब जीरो से 11 आ गए। मैं राजस्थान की बात करूंगी। हाँ हाँ। तो राजस्थान में 11 सीटें तो हम लेके आए हैं। कुछ सीटें जो बहुत हम मामूली वोटों से आ रहे हैं, मामूली वोटों से आ रहे जी। हैं। और जो आपकी एक जयपुर ग्रामीण की सीट तो हम जीते हुए थे। ये इन लोगों ने हेराफेरी करके जिस तरीके से चोपड़ा जी को हराया है, हाँ। कुछ वोट इन्होंने गिने नहीं है, हाँ। उस चक्कर से हम थोड़ा आ रहे, नहीं तो ये भी सीट हमारी निकलती। तो हम काफ़ी सीटों से आगे तो निकले। जी, किस तरह से देखते हैं, अगर बात करें मोदी जी की लीडरशिप की 10 साल में, जो मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के विकास में काम किया, जिन्होंने जीएसटी अप्लाई किया, जीएसटी के बाद उन्होंने धारा 370 हटाई कश्मीर की, और राम मंदिर बनाया, किस तरह से आप देखते हैं इन तीनों मुद्दों को? आपके क्या विचार है इंडिविजुअली विचार है कि जैसे राम मंदिर बनाए, हाँ, तो वैसे तो राम मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। राम मंदिर वही है, एक जहाँ प्रॉपर राम मंदिर बनना चाहिए वो जगह नहीं है, दूसरी जगह बनाए हैं। दूसरा, इन्होंने जनता को बरगला दिया कि बीजेपी के और हिंदू के अलावा राम को कोई मानता नहीं, राम तो सबके हैं। मैं जैन हूँ तो भी मेरे राम है, क्योंकि पद्म पुराण में जैन समाज में तो राम का पूरा कथा लिखी हुई है। तो राम तो सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है। इसलिए इसका विरोध भी हुआ कि इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा, तो राम मंदिर में भी उस दिन वीआईपी सारे गए, दूसरों को जाने की एंट्री नहीं थी। नहीं, वो तो एक हाँ। लेकिन उसका भी थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है, राम मंदिर बनाया, हम उसका विरोध नहीं करते। बहुत अच्छी बात है उन्होंने राम मंदिर बनाया। जो जीएसटी है, पर आप जीएसटी बिल के देने के बाद भी आप जीएसटी दे रहे हो, ये कैसी गलत बात है? आप जैसे आपने बैंकिंग का जो मुद्दा उठाया इन्होंने, कि आप पैसे जमा कराओ तो जीएसटी कट रहे, उठाओ तो जीएसटी कट रहे। हाँ। ये जनता के साथ बहुत कुठारा बात है कि गरीब आदमी अपने मल्टी लेवल पे अलग अलग गरीब आदमी अपने बैंक में पैसा जमा कराता है, उस पर भी आप पैसा काट रहे हो। हाँ। वापस निकाल रहा है, उस पर भी आप जीएसटी पैसा लगा के पैसा निकाल। नहीं, पहले जो 25, 30, 40 तरह के टैक्स होते थे, उससे तो जीएसटी मोर देन बेटर है। हाँ। और जो जीएसटी के बाद जो अर्थव्यवस्था में जो क्रांति आई है, जो देश का विकास हुआ है, जो जीएसटी से कलेक्शन से जो देश का विकास हो रहा है, जीएसटी अच्छा ही भी है, मैं नहीं कह रही हूँ। पर जब हम 2014 में जीएसटी लगा रहे थे, मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री जी, तब ये सारे लोग विरोध कर रहे थे, और इनकी सरकार आते इन्होंने जीएसटी लगा दी, तो अब कैसे अच्छी हो गई जीएसटी? हाँ, नहीं, कुछ उसमें डिस्प्यूट था होगा उस समय, कुछ डिस्प्यूट नहीं था, सेम का सेम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे कांग्रेस के मुद्दों पे चल रही है। तो फिर कांग्रेस विरोध क्यों करती? अगर सेम टू सेम था तो कांग्रेस विरोध करने कहाँ जाते? जीएसटी का विरोध कांग्रेस ने कभी नहीं किया। गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी बोलते ही है ना। इन्होंने गलत लगाया, हम तो कम लगा रहे थे। इन्होंने जो 14% लगाया, हम तो 8% ही लगा रहे थे ना। हम कम लगा रहे थे ताकि जनता पर बोझ न पड़े, उसका विरोध किया हमने, जीएसटी का विरोध नहीं किया कभी। किस तरह से जो मोदी जी की मतलब जो 10 साल के जो कार्यकाल रहा है, उससे देश में इंटरनेशनल में ही जो भारत का परकम बढ़ा है, भारत की जो ब्रांडिंग बढ़ी है, भारत का जो ओहदा बढ़ा है, यूक्रेन से जो हिंदुस्तानियों को लेके आए मोदी जी हवाई जहाज से, तो किस तरह से देखते हैं, मतलब इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत का जो दबदबा बढ़ा है 10 साल में, उस दबदबे पे आपका क्या कहना है? देखो, 10 साल में तो नहीं बढ़ा, मैं आपको कहूँ बढ़ा नहीं है। भारत का दबदबा तो 70 साल से है। इंदिरा गांधी के टाइम से, शास्त्री जी के टाइम से, जवाहरलाल जी के टाइम से दबदबा तो तभी से है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कहा जाता है कि उनको साइड में कर दिया जाता है, मोदी जी सेंटर में रहते हैं, आप बोलते हैं दबदबा। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रही हूँ, दबदबा है तो दबदबा उस टाइम भी था, दबदबा अभी भी है, और दबदबा भारत का हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, मेरे देश का कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उनका विरोध नहीं करते। जी, किस तरह से अभी जो आने वाले टाइम पे, जब कांग्रेस, अभी जो लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ, उस समय कांग्रेस को 99 सीटें मिली, किस तरह से आप देखते हैं इस 99 सीटों को? क्या कांग्रेस और बेटर कर सकती थी, या जो हुआ वो बेस्ट हो गया? पहले से तो बेटर हुआ है, पहले से बेटर हुआ है, और भी बेस्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ त्रस्तियां रही हमारी, उसकी वजह से हमारी कांग्रेस की अभी जो रिसेंटली जो अभी आप प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, जैसे अडानी अंबानी, उनके ऊपर प्रदर्शन शायद आज भी है, जयपुर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं ईडी कार्यालय के बाद, तो ये क्या प्रदर्शन उचित है? क्या उद्योगपतियों से इस नज़र से देखना उचित है? क्या ये उद्योगपति पहले नहीं थे, अभी हो गए उद्योगपति? मैं आपको बताऊं इसका उदाहरण,
अडानी अंबानी का वैसे कोई विरोध नहीं था पहले भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, कर रहे थे। जिस तरीके से अडानी जी आए हैं और आप सारी चीजें उन्हीं को देने जा रहे हो, सारे प्राइवेट सेक्टरों में डालते जा रहे हो। देश को बीएसएनएल को खत्म कर दिया आपने। कहाँ खत्म कर दिया? बीएसएनएल तो वापस स्टैंड हो रहा है, 4G आ रहा है, अब स्टैंड हो रहा है। बीच में तो पूरा खत्म किया, कगार पर लेके आए थे, जियो को इतना हाईलाइट कर दिया आपने। आप सारे बड़े घरानों का आप ला रहे हो और जो भारत की जनता है उनका धंधा आप बिल्कुल बंद कर रहे हो, तो विरोध तो होना स्वाभाविक ही है। इसलिए कहाँ धंधा बंद हो गया? अगर 1,70,000 1,80,000 करोड़ GST कलेक्शन आ रहा है मंथली, तो धंधा तो बढ़ा रहा है। धंधा तो अब नहीं जो छोटे कारोबार है वो तो बंद होने के, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जी, वो तो बंद के, क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह फैक्ट्रियां चलाना बंद मुश्किल हो गया आजकल। किस तरह की समस्याएं रहती है इंडस्ट्रीज को? इंडस्ट्री में छोटे पोल्यूशन की हमारे समस्या रहती है। दूसरा हमारे जो पेट्रो कोक आ रहा था उसकी समस्या रहती है, पर्यावरण की समस्या रहती है। उन सबको बैलेंस में लेके फैक्ट्री मालिक को चलाना पड़ता है। तो उससे क्या, बड़े उद्योग तो बहुत अच्छे पनप रहे हैं, जो छोटे उद्योग थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे। इतने टैक्सेस लग चुके हैं, इतने डिपार्टमेंट लग चुके हैं। आगे आप अपनी पोजीशन को कांग्रेस में कहाँ देख रहे हैं? और मैं बहुत अच्छे पद पर हूँ आज। आज की तरफ कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज जहाँ पर भी हूँ मैं बहुत 33% में आपका नंबर सीट, पाली की सीट से आप आ रही हैं क्या? अभी तो भाग्य की टाइम ही बताएगा, मैं तो क्या कह सकते हैं इसमें, तो भविष्य नहीं, अगर पाली की अगर वुमेन्स सीट आती है पाली के सराउंडिंग, तो आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे क्या? बिल्कुल लड़ना चाहूँगी, बिल्कुल लड़ना चाहूँगी। किस तरह से देखते हैं पाली की समस्याओं में? पाली के सराउंडिंग कौन कौन सी सीटें हैं और क्या क्या समस्याएं हैं पाली में? पाली की समस्या हमारे, मैं तो सिर्फ पाली विधानसभा 118 की बात कर रही हूँ। हाँ। उसके अंदर समस्या हमारे सीवरेज की, पानी की। हमारे 30 साल से आपका बीजेपी का एमएलए बैठा था, कुछ भी नहीं। कौन थे एमएलए? ज्ञानचंद जी पारक। 5 साल तो वो चेयरमैन रहे नगर परिषद के। अच्छा। उसके बाद 5 साल वो एमएलए रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। 10 साल। रेड क्रॉस की दवाइयाँ आती है, घर में बैठ के वो डॉक्टर बन के दवाइयाँ दे देते, इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पाली जीरो पे ले। उससे पहले कौन थे? उससे पहले माणकचंद जी मेहता थे 98 में। और 98 के बाद अगर आपको ज्ञानचंद पारक चल रहे कंटिन्यू, इस बार अभी हमारे अपने, तो आप बोल रहे हैं पाली में अभी आई कांग्रेस का एमएलए है। हमारे बच्चों ने 35 साल में कांग्रेस का एमएलए ही पहले बार देखा ही नहीं है, मतलब देखा ही नहीं। अभी इस बार आए भाटी जी, इतनी उम्र के होने के बाद भी पूरा ग्रास फुट पे काम कर रहे हैं। अभी जो पानी भर गया है, रोड टू रोड जाके लोगों के काम करवा रहे हैं। उसमें हमारी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पाली के अंदर आपको एक बात बताऊंगी कि सामाजिक संस्थाएं चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उसका काम कर रही है। कोई नहीं देखता कि एक पार्टी का है कि नहीं है। पूरे ग्राउंड पे अगर बीजेपी का कार्यकर्ता भी है तो उसका भी काम करते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो उसका भी काम करते हैं। पाली में जो MSME है, किस तरह कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगी है? टेक्सटाइल भी एक अच्छा उद्योग है। हाँ, 3-4 फूड की इंडस्ट्रीज भी लगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी है। तो पाली में फूड प्रोसेसिंग का भी, क्योंकि एग्रीकल्चर जोन है, तो अच्छा काम हो सकता है। हाँ, और क्या संभावना है पाली की और आसपास के एरिया में? पाली में हमारे ग्रेनाइट का भी थोड़ा माइंस है। अच्छा। ग्रेनाइट का भी 11 फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी चल रही है। बाकी सारा टेक्सटाइल है। अच्छा, ठीक है। टेक्सटाइल का एक हब है, मीलवाड़ा से कनेक्टेड है, तो बालोतरा और पाली ये कनेक्टेड है जोन है। तो वो हमारे पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है। पोल्यूशन जो पानी हम ट्रीट करते हैं वही हम वापस रिसाइकलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी निकलता है। जो वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, किस तरह से आगे मैं बोल रहा हूँ, अगर राजनीतिक मुद्दों की बात की जाए, जो मोदी राहुल गांधी जी अभी उठा रहे हैं, उठाते आए हैं, लास्ट 6 महीने से स्पेशल उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना। आपका क्या कहना है? क्या हिंदुस्तान में अभी 75-70 साल बाद भी आप जातिगत जनगणना पे बात रुकी हुई है? क्या ये पॉलिटिक्स का नीचे वाला स्तर नहीं है क्या? इससे नीचे क्या मतलब आपको इस तरह से बांटना, मतलब हिंदुस्तान को, मैं बोलूँ हिंदुत्व को नहीं, हिंदुस्तान को जातिगत जनगणना में बांटना किस तरह से उचित है? आप थोड़ा खुल के बोले। मैं समझता हूँ आप खुले विचारों के हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा इस पर अपना प्रकाश डालें। देखिए, जाति गणना मेरे हिसाब से, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, गलत है आपके हिसाब से? जातिगत जनगणना गलत है, ये मुद्दा ही गलत है कांग्रेस को? मुद्दा किसी भी पार्टी के लिए गलत है, किसी पार्टी के लिए गलत है।
वापस अगर सेंटर के कामों पे बात की जाए, जिस तरह से जो हाईवेज बन रहे हैं, रोडवेज बन रहे हैं, जिस तरह से रेलवे स्टेशन मतलब रिनोवेट हो रहे हैं, मतलब 200-250 ऑल ओवर इंडिया में रेलवे स्टेशन रिनोवेट किए जा रहे हैं, जिस तरह से ट्रेनों का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं मालगाड़ी के लिए, पैसेंजर गाड़ी के लिए, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से जो हाईवेज की जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हाँ, जो पहले 12-14 किलोमीटर होता था पर डे, आज मोर देन 38 और 40 के आसपास डेली हो रहा है डेवलपमेंट। किस तरह से देखते हैं इन 10 सालों के मोदी जी के कामकाज को? और कुछ विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कहूँगी, रेलवे के अंदर काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, क्योंकि पाली से जब हम बम्बई जाते हैं तो वहाँ का पहले से बेटर हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो इनके कार्यकाल में जितने भी पुल बने वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो इनको इन्होंने किस ठेकेदार को दिया उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जो हल्की क्वालिटी और उस हिसाब से काम हो रहा है उसमें सुधार की ज़रूरत है। आखिरी आप जो वुमेन्स पॉलिटिक्स पे आप देख रहे हैं, तो किस तरह से क्या वुमेन्स का क्या मतलब अभी वुमेन्स जो अभी जिस तरह से लीडरशिप में आ रही है और आने वाले टाइम पे जो प्रोफेशनली वुमेन जिस तरह से अपना काम कर रही हैं, जो लास्ट 15-20 सालों में भारत में वुमेन्स ने एक लीड पोजीशन पे आ रही हैं, चाहे उद्योग में हो, व्यापार में हो, प्रोफेशन में हो, अलग अलग, है ना। तो उस वुमेन्स को जो अब लीड पोजीशन पे आ रहे, जो पहले घरेलू वुमेन्स होती थी, आपने कहा था कि जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, क्या प्रोफेशनल वुमेन जो वुमेन्स का प्रोफेशनलिज्म को एग्रेसिव होकर देखना और अपने नौकरी को प्रधानता देना, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, महिलाएं पहले से बहुत आगे बढ़ी हैं, हाँ, और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, हाँ, हर क्षेत्र के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक झाड़ू पोछे वाली बाई भी अपने घर में काम करती है, तो वो भी चाहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और जहाँ पे वो काम करती है वो लोग घर वाले भी चाहते हैं कि इसके बच्चे पढ़े। पहले जैसा नहीं रहा कि इसकी बच्ची काम करे तो इसकी बेटी भी मेरे यहाँ घर में काम करे। तो महिलाएं इस सोच पर आगे बढ़ रही है, हाँ, उस बच्ची को भी पढ़ा रही है। महिलाएं लिटरेट हुई है, आगे बढ़ रही है, प्रोफेशनली एंगेज हुई है, तो वो चाह रही है उनके बच्चे भी और उस तरह से ग्रो करें। जो हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, वो सारे इसी मध्यम वर्ग के निचले स्तर के बच्चों के लिए खोले, ताकि एक आप बिजनेसमैन का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसका भी सरकारी स्कूल में बच्चा इंग्लिश में पढ़कर उनके बराबर बैठ सके। इन दोनों पाइयों खाई को पाटने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। जी जी जी। आगे वुमेन्स की लीडरशिप में आपका क्या कहना है? और इसी सवाल के साथ मैं मतलब आपके जवाब के साथ एंड करेंगे। वुमेनशिप में कहना चाहूँगी मैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, पहली राजस्थान की जो राष्ट्रपति रह चुके हैं वो हमारे राजस्थान की पहली राज्यपाल बनी, प्रतिभाजी पाटिल साहिब। तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं ने राजस्थान में बहुत अच्छी उन्नति करी है, और आने वाले टाइम में भी महिलाएं शीर्ष पद पर पहुँचेंगी। जी जी जी। सुनीता जी, आपने बहुत बेबाकी से अपने हर सवाल का जवाब दिया, और हम उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम पे भी आपसे इस तरह की चर्चाएं करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।